स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी रेडियो पर। तो हम जो 7th क्लास हिस्ट्री की सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पिछले हम चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से बड़ी बड़ी जो किंगडम्स हैं वो कैसे उनका राइज हुआ और कैसे उनका डिक्लाइन हुआ। और हमने काफ़ी चीज़ें ये भी पढ़ी कि कैसे नए जो आर्ट्स हैं, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, वो कैसे उभरी, कैसे वो फ्लॉरिश हुई, कैसे टाउन्स एंड विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ। और ओवर द सेंचुरीज़ काफ़ी सारे जो हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में ये सब चीज़ें पढ़ी। बट आज हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में। देखिए, ट्राइब्स मैं आपको अगर ऐसे ही बताऊं तो जो ट्राइब्स होती हैं वो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहने वाली जो कम्युनिटीज़ होती हैं उन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं। नोमैड्स एक तरह से वो कम्युनिटी होती है जो एक जगह पर टिककर नहीं रहती, वो लोग प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं। और सेटल कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो एक जगह पर सेटल हो जाती हैं और वो वहीं पर रहती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। वो लोग थे जो इन ब्राह्मण्स के द्वारा बनाई गई सोसाइटीज़ के अधीन नहीं रह रहे थे, राजा के अधीन नहीं रह रहे थे। उनके अपने ही कुछ कस्टम्स थे, अपने ही कुछ कल्चर थे। उन चीज़ों के अपने हिसाब से ही वो अपने जो लाइफस्टाइल है वो उसको जी रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा बाकी की जो सोसाइटी थी उससे काफ़ी अलग थे। इन लोगों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, ओवर द सेंचुरीज़ काफ़ी ज़्यादा जो हैं पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, सोशल चेंजेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। जो ये सोशल चेंज था हर जगह नहीं हो रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ जो थी वो इवॉल्व हो रही थी डिफरेंटली। अब हमें समझना है कि किस तरह से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना कि ये कैसे हो रही थी और ये क्यों हो रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे। सो इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्णा। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा और मैंने आपको बताया भी था कि ब्राह्मण्स ने खुद ही एक वर्ण सिस्टम बना दिया। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने खुद को अपने सबसे ऊपर रखा और उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्षत्रियास को रखा, थर्ड नंबर पर वैश्यास को और फोर्थ नंबर पर शूद्रास को रखा। तो इस तरह से हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का काफ़ी बड़े पार्ट्स में यही चीज़ चल रही थी। सोसाइटी जो है वो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे काम कर रही थी। कास्ट बेस्ड सोसाइटी जिसको हम आज कहते हैं, वो चीज़ शुरू हो चुकी थी। ये सभी जो रूल्स हैं इसे किसने प्रेस्क्राइब किया था? इसे ब्राह्मणों ने प्रेस्क्राइब किया था और इस चीज़ को माना, इस चीज़ को और भी बढ़ावा दिया कि इन्होंने रूलर्स ने बढ़ावा दिया। जो बड़ी बड़ी किंगडम्स के रूलर्स थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, बहुत सही कह रहे हो तुम, सोसाइटी जो है वो इस वर्ण सिस्टम के हिसाब से चलेगी। फर्स्ट नंबर पर ब्राह्मण होंगे और सेकंड नंबर पर क्षत्रियाज आएंगे। क्षत्रियाज एक तरह से, क्षत्रिय उन्हें कहा गया जो बड़े बड़े एक तरह से योद्धा थे, जो लड़ाइयाँ करते थे, उन सभी को क्षत्रियाज कहा गया। ब्राह्मणों को आगे कहा कि तुम लोग पूजा पाठ करो, हमारे किंगडम को और भी फ्लॉरिश करवाओ, भगवान से हमारी बात करवाओ। ये सब चीज़ें जो हैं ब्राह्मणों ने शुरू की और इस तरह से वर्ण सिस्टम जो है सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया। सो द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लॉ एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर, ये सभी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तरह से इनइक्वलिटी जो है सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर दी गई खुद ही ब्राह्मणों के द्वारा। सो अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल्स द हायरार्की बिटवीन सोसाइटी क्लास ग्रू फर्दर। और ये चीज़ें हमें दिल्ली सुल्तान और मुगल्स के अंडर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी कि किस तरह से जो सोसाइटी है वो कैसे हायरार्की में बन गई। मतलब सबसे ऊंचे ऊपर लोग रखे गए, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। सबसे ऊपर ब्राह्मणों ने अपने आप को रखा, सेकंड नंबर पर क्षत्रियाज एंड देन वैश्याज एंड देन शूद्रास। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है अलग तरह से सोसाइटी में चल रही थी जहाँ पर जो है रूलर्स रूल कर रहे थे। लेकिन बियॉन्ड दीज सिटीज़, बियॉन्ड बिग सिटीज़, अब हम बात करेंगे उन ट्राइबल सोसाइटीज़ की जिनके ऊपर इन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं था। बियॉन्ड बिग सिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़, देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल। और अब हम जैसे इन सोसाइटीज़ के बारे में हमने देखा तो ऐसे ही और अलग काइंड की सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट कर रही थी। एंड मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास। और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए इन रिचुअल्स और इन सोशल रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही थी। नॉर दे वर डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और ना ही ये लोग अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड थे। मतलब एक तरह से ये लोग जो रह रहे थे अपने अलग तरह से, इनमें ऐसी कोई भी अनइक्वलिटी नहीं थी। ये लोग अपने आप को, इन्होंने किसी भी कास्ट बेस्ड या फिर किसी भी स्टेटस बेस्ड अपने आप को अलग नहीं किया हुआ था।
इन सोसाइटीज़ को क्या कहा गया? इन सोसाइटीज़ को ट्राइब्स कहा गया। तो मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। अब देखिए जैसे अलग अलग तरह की ट्राइब्स थी, कोई ऐसे अगर ये हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट है तो इसके अलग अलग एरियाज़ में कहीं कहीं जो है ये ट्राइब्स रह रही थी, ठीक है। तो ये जो ट्राइब्स एक तरह से ये एक इकट्ठी कैसे थी, मतलब ये इतने सारे लोग जो हैं एक साथ एक कम्युनिटी बनाकर कैसे रह रहे थे, ये मेंबर्स कैसे थे? इनका जो बॉन्ड था वो था किनशिप बॉन्ड। दैट मीन्स कि जो इनके एंसेस्टर्स रहे हैं वो सभी एक थे, ये एक ही एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं, इसीलिए ये लोग एक साथ जो हैं कम्युनिटी बनाकर एक ट्राइब के रूप में रह रहे हैं। सो मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। कई ट्राइब्स ऐसी थी जो अपना जीवन यापन एग्रीकल्चर से कर रही थी, कई हंटर गैदरर्स थे, कई हर्डर्स थे। तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ ये लोग करते थे, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे अपने एरिया के उनका फुल यूज़ करते थे और उसी के सहारे ये अपना जीवन यापन करते थे। कई ट्राइब्स ऐसी थी जो नोमैडिक थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नोमैडिक लोग वो लोग थे जो लोग एक जगह पर टिककर नहीं रहते थे, वो प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते थे, ठीक है। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पैस्चर्स जॉइंटली। कई ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे भी थे जिन्होंने लैंड्स को कंट्रोल किया हुआ था, पैस्चर्स को कंट्रोल किया हुआ था, और वो सभी हाउस होल्ड्स के बीच में डिवाइडेड थे उनके खुद के रूल्स के अकॉर्डिंग। मतलब वो लोग अपने ही रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलते थे, उनका बाकी की जो बाहर की दुनिया की सोसाइटी थी उसका कोई फ़र्क नहीं था। देखिए आज भी आपको ऐसी कई सोसाइटीज़ मिलेंगी जिनको आज सरकार के द्वारा जनजाति कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। हमारे इंडिया के कई ऐसे इलाके हैं, आपने कई ट्राइब्स का नाम सुना भी होगा, लाइक संथाल है, ठीक है। ऐसी और भी कई मतलब जनजातियां हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में भी आपको मिलती हैं, ठीक है। गारो जनजाति है, ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, इनका अभी भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न सोसाइटी से, उनके कस्टम से, उनके कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपने ही कस्टम्स के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हैं और ये आपको आज भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही उस समय भी थे, मतलब सोसाइटी इतनी डेवलप होने के बाद भी ये लोग जो हैं अपने कस्टम्स के हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे थे। तो ट्राइब ये लोग ऐसे ही, मतलब इनके बीच में ये जो लैंड था, ये जो पेस्चर थे, ये सभी इक्वली डिवाइडेड थे इनके बीच अपने रूल्स के हिसाब से। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कई बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में फैली हुई थी, मतलब एक ही ट्राइब जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रह रही थी। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। ये लोग मोस्टली उन एरियाज़ में रहा करते थे जहाँ पर राजा का राज नहीं था। देखिए राजा जो मोस्टली रहते थे वो लोग, उनका रास्ता प्लेन एरियाज़ पर, ऐसे एरियाज़ पर जहाँ पर जाना आसान था, जहाँ पर आसानी से गांवों को बसाया जा सकता था, ठीक है। तो जो बाकी के बचे हुए एरियाज़ जहाँ पर जाना आसान नहीं था, जहाँ पर रहना आसान नहीं था, उन एरियाज़ में ये ट्राइब्स रहा करती थी। ये यूजुअली रहते थे फॉरेस्ट के अंदर, हिली एरियाज़ के अंदर या फिर डेजर्ट्स के अंदर, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़, बट समटाइम्स क्या होता था कि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़, जो मैंने आपको बताया, जो ब्राह्मण्स ने जो सोसाइटी बनाई थी, जो राजा के अधीन जो सोसाइटी चल रही थी, इनका कभी कभी उनसे क्लैश भी हो जाता था, ठीक है। सो इन वेरियस वे द ट्राइब रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, बट स्टिल इन्होंने बहुत ऐसे तरीके इनके पास थे, इन्होंने अपने आप को उस कास्ट पे सोसाइटी से हमेशा अपने आप को अलग करके रखा, अपनी फ्रीडम को रिटेन करके रखा, ठीक है, और अपना जो सेपरेट उनका कल्चर था उसको प्रिजर्व करके रखा। इसीलिए आज तक ये ट्राइब्स जो हैं टिकी हुई हैं, मतलब कई ये उस समय से चली आ रही हैं, ठीक है। तो बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स, बट फिर भी ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी और जो ये ट्राइबल सोसाइटी थी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही थी। कहीं ना कहीं इनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थी क्योंकि इनकी जो नीड्स थी वो काफ़ी डाइवर्स थी। फॉर एग्जांपल जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो प्लेन एरियाज़ में रह रही है उसको कई फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, कई मेडिसिन की ज़रूरत है या फिर कई लकड़ियों की ज़रूरत है, कई चीज़ों की ज़रूरत जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो वो चीज़ें ये ट्राइबल सोसाइटी से लेते थे। इनके बीच अपने आप में कुछ धीरे धीरे क्या होने लगा, समय के साथ इन्हें बदलाव आने लगे, इनमें कॉन्ट्रैक्ट होने लगे आपस में कि ठीक है तुम लोग हमें ये चीज़ दोगे और हम लोग तुम्हें ये चीज़ देंगे। जैसे कि वीट वगैरह है, जो एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं, साधन हैं, वो चीज़ें वो ट्राइबल सोसाइटीज़ को देते थे और ट्राइबल सोसाइटीज़ जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ को देते थे। तो आपस में इनकी डिपेंडेंसी भी चलती थी। तो देखिए जब जो दो लोग हैं, चाहे वो आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो आपस में प्यार से रह रहे हैं, उनके बीच अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनेगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस वो एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट उनका एक दूसरे के ऊपर होता है। तो ग्रेजुअली
इट कॉस्ट बोथ सोसाइटीज टू चेंज, ठीक है। सो हु वर ट्राइबल पीपल, हम पढ़ेंगे ट्राइबल पीपल थे कौन, ठीक है। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। देखिए जो हिस्टोरियंस हैं या जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने ट्राइब्स के बारे में कुछ खास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसका एक रीज़न ये भी रहा है कि जो ट्रैवलर्स आया करते थे वो बड़े बड़े राजाओं के किंगडम्स के अंदर आया करते थे, उन प्लेन एरियाज़ में, उन विलेजेस में, उन टाउन्स और सिटीज़ में जाया करते थे। उनका ट्राइबल एरिया से क्या ही लेना देना, ठीक है। तो कुछ ही एक्सेप्शंस रहे हैं, अदरवाइज जो ट्राइबल पीपल हैं इनके कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। सो बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, बट स्टिल उन्होंने अपने कस्टम्स को इतना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कट्टर बना, कि उन्होंने उस चीज़ को इतना अच्छे से प्रिजर्व करके रखा कि वो जनरेशन टू जनरेशन अभी भी उन्होंने मतलब उस चीज़ को संभाल के रखा हज़ारों सालों तक, ठीक है। तो वो चीज़ें उन्होंने क्या की हैं, दीज वर पास डाउन टू ईच जनरेशन अपनी। अब आपने देखा होगा, अगर हम पहले की भी बच्चे, कई मतलब पहले बच्चे जो थे वो, आप पता नहीं वो चैनल कोई देखता है नहीं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है पहले आया करता था, तो उस पर हम कई ट्राइब्स के बारे में देखते थे, वर्ल्ड की अलग अलग ट्राइब्स के बारे में दिखाया जाता था और दिखाते थे कि इनका बड़ा अजीब सा कस्टम है, ये लोग इस हिसाब से रहते हैं, ठीक है। कई मैंने एक ट्राइब देखी थी, वो गले में पता नहीं क्या वो बड़ा सा ऐसा वो पहनते हैं, रिंग सा पहनते हैं, और वो बहुत सारे रिंग्स पहनते हैं, उनकी गर्दन इतनी बड़ी हो जाती है, तो वो उनका कस्टम है। तो वो अपने कस्टम्स को इतना ज़्यादा प्रिजर्व करके रखते हैं कि वो अपनी हर जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने उसको पास ऑन किया है, ठीक है। इनके रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, बट ओरली इन्होंने अपने ट्रेडिशंस को इतना संभाल के रखा है, इतने रिच कस्टम्स हैं इनके कि वो इनकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुए हैं, और वो अभी तक इनकी इन ट्राइब्स में हमें देखने को मिलते हैं। सो प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। देखिए पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आपने अब देखा होगा, अब देखिए जब टीवी पर ही इन ट्राइब्स को दिखाया जा रहा है, तो मतलब क्या है कि अब जो लोग हैं वो इन लोगों की ट्रेडिशंस को भी देखने लगे हैं, इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं, और इन चीज़ों को भी हिस्ट्रीज़ में लिखने लगे हैं। तो आजकल के जो हिस्टोरियंस हैं इन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे ये ट्राइब्स हैं डिफरेंट तरीके से रह रही हैं। मैंने एक ट्राइब देखी थी जहाँ पर वो लोग किस तरीके से रहते हैं कि उनके वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोटा इंसान होगा, वो जितना मोटा होगा वो उतना खूबसूरत माना जाता है। मतलब देखिए आप, एक नज़रिया है सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी का नज़रिया क्या होता है कि आप एकदम स्लिम फिट होने चाहिए और तब आप लोग आपको खूबसूरत मानेंगे, बट वहाँ का ऑपोजिट ही है। अपना आपका माइंडसेट है, जो बनाना है बनाओ। तो इस तरह से सोसाइटीज़ जो हैं ये अपने अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से रहा करती थी। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो ट्राइबल लोग थे हमारे सब कॉन्टिनेंट के मोस्टली हर रीजन के अंदर ये थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। देखिए कुछ ट्राइब्स जैसे कि होता है ना, कुछ किंगडम्स काफ़ी पावरफुल होती हैं, कुछ कमज़ोर होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, ऐसे ही ट्राइब्स के अंदर भी था। कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। तो ऐसे पंजाब के अंदर खोखर ट्राइब जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। अराउंड 13th to 14th सेंचुरी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रही। उसके बाद आते हैं गख्खर्स, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने। इनका एक चीफ था कमाल खान गख्खर, जिसको बाद में मुग़ल एम्पर अकबर ने अपना मनसबदार भी बनाया। In Multan and Sindh, the Langhas and Arghuns dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. मुल्तान और सिंध की तरफ जो है वो लंग और जो अर्गुन्स हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना डोमिनेशन रखा और काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ पर अपना एक्सटेंशन किया, बट बाद में इसको मुग़लों ने इनको दबोच लिया। द बलोचीज़ वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल। जो बलोचीज़ थे वो भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। देखिए ये जो बलोचीज़ हैं, ये देखिए जो ये बलोचिस्तान वाला एरिया है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पर ये बलोची ट्राइब थी, ये थे गख्खर्स, ये थे खोखर्स। तो ऐसे ही हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत अलग अलग तरह की जो ट्राइब्स हैं फैली हुई थी। ये देखिए भील जनजाति जो हम आज भी सुनते हैं, ठीक है, और ये रही खासी, अहोम, ठीक है, और ये मुंडाज, ये काफ़ी जनजातियाँ हैं जिनके बारे में हम आज भी हम पढ़ते हैं कि ये ट्राइब्स जो हैं इन एरियाज़ में रहती हैं। तो बलोचीज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्राइब थी इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था, इस एरिया में जो ये बलोचीज थे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स। अब जो ट्राइब्स थी ये खुद भी अलग अलग क्लैंस के अंदर जो है डिवाइड हो रखी थी। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेपर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज। जो वेस्टर्न हिमालय था वहाँ पर शेपर्ड ट्राइब रहा करती थी। शेपर्ड ट्राइब एक तरह से जो चरवाहे होते हैं, ठीक है, उनको गद्दी कहा जाता था, वो ट्राइब रहा करती थी वेस्टर्न हिमालयाज में। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others. ठीक है, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया था, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर कुछ ट्राइब्स थी जैसे कि नागा थी, अहोम थी और कौन सी थी,
और भी काफ़ी अलग अलग ट्राइब्स जो थी। यहाँ पर देखिए ये वाले एरिया में, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया, यहाँ पर अभी भी आपको बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिल जाएंगी। So in many areas of present day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms had emerged by the 12th century. जो अभी हम प्रेजेंट डे जब बिहार और झारखंड देखते हैं उस एरिया में चेरो चीफडम्स जो हैं वो भी ज़्यादा काफ़ी एमर्ज हुए 12th सेंचुरी के आसपास। चेर जो चीफडम्स थे, ठीक है, चेरो। सो राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। जो राजा मान सिंह था ये अकबर का जनरल था और इसने चेरोज पर अटैक किया 1591 में, उनको हरा दिया और काफ़ी अच्छा खासा पैसा उन लोगों से छीना। बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, बट वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। सोचे बाद में औरंगज़ेब की फोर्सेस भी इनको कैप्चर करेंगी, इनको हराएंगी और इनके फोर्ट्रेस वगैरह को जो है सब्जुगेट कर लेती हैं। तो सोचिए अकबर से लेकर औरंगज़ेब तक कितने लंबे समय तक ये ट्राइब्स जो हैं चल रही थी। अकबर के बाद उसका बेटा आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, ठीक है, तो शाहजहां के बाद आता है औरंगज़ेब। तो देखिए मतलब 4 जनरेशन्स उन्होंने देख ली, इतने लंबे समय तक जो है ये ट्राइब्स जो हैं चल रही थी। मुंडाज एंड संथाल्स वर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल्स। जो मुंडा और संथाल ट्राइब्स थी ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी जो उड़ीसा और बंगाल वाले इलाकों में रह रही थी, ठीक है, जो ये वाले एरियाज थे यहाँ पर रह रही थी ये संथाल और एक मिनट यहाँ, तो मुंडा और संथाल जो ट्राइब्स थी ये इस एरियाज में रह रही थी। द महाराष्ट्र हाईलैंड एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज। और जो महाराष्ट्र के जो हाईलैंड्स थे और कर्नाटका के, देखिए आप मैप में हमेशा ध्यान देखे रहिए, ये देखो जो ये वाला एरिया है महाराष्ट्र और कर्नाटका का, ठीक है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो एरिया था यहाँ पर कौन सी ट्राइब्स रह रही थी? कोलीज रह रही थी, बेराड्स एंड न्यूमरस अदर्स, काफ़ी सारी अलग अलग ट्राइब्स थी। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात, ये गुजरात के भी कई एरियाज में रह रही थी। फर्दर साउथ देयर वर लार्जर ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ कौरगास, वेतार्स, मारवाड्स एंड मैनी अदर्स। तो बहुत अलग अलग तरह की ट्राइब्स थी जो इन एरियाज में वेरी कर रही थी, सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग एरियाज पे रह रही थी। ये देखिए ये एक पिक्चर है जिसके अंदर इस ट्राइब को दिखाया जा रहा है कि जो ट्राइबल लोग हैं रात के समय कैसे हिरण का शिकार कर रहे हैं, ठीक है। द लास्ट ट्राइब ऑफ भील्स वो स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो भील जनजाति है जिसको आज हम कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के इलाकों में पाई जाती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैली हुई थी। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन ज़मींदार। देखिए क्या होता है कि कई, अब देखिए जो उस समय में जो मिडिवल इंडिया में जो ट्राइब्स रह रही थी, ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी ट्राइब्स आपको आज देखने को मिलेंगी। कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को समय के साथ बदल लिया। वो लोग क्या बन गए? सेटल्ड लोग बन गए, एग्रीकल्चर करने लगे, इवन जमींदार तक बन गए, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो लोग जो हैं अपने अंदर चेंजेस ले आए और सोसाइटी के अंदर रहने लगे, एक तरह से सेटल्ड लोग बन गए। मैनी भील क्लैंस नेवरथलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स, थे कि कई भील ऐसे थे जो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, इवन जमींदार बन गए, लेकिन कई बाकी के बचे हुए भील ऐसे भी थे जो हंटर गैदरर्स ही बने रहे, उन्होंने अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाया, ठीक है। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो गोंड जनजाति है वो हमें प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाकों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि ये जनजाति किस एरिया से बिलोंग करती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ ये जनजाति यहाँ से बिलोंग करती है, ये जनजाति यहाँ से बिलोंग करती है। सो हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। देखिए अब हम पढ़ेंगे नोमैड्स के बारे में। नोमैड्स कौन लोग थे? जो लोग प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते थे और अपना जीवन यापन उसी से चलाते थे। ये देखिए ये एक पिक्चर है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि कैसे वो लोग जो है व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे को चीज़ें बेच रहे हैं, और ये कैमल्स के ऊपर अपना सामान रख कर ले जाते थे और आगे दूसरे इलाकों में ले जाकर बेचा करते थे। एक जगह से खरीदा, जैसे कि एक ओरिजिनल प्लेस है उस प्रोडक्ट का, यहाँ से खरीदा, फिर उसके बाद इन्होंने ट्रैवल किया और दूसरे प्लेस पर गए और यहाँ पर जाकर प्रॉफिट ऐड करके उस प्रोडक्ट को यहाँ पर लाकर बेच दिया। अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीद लेंगे और उसके कोई ओरिजिनल प्लेस पर जाकर बेच लेंगे या किसी और प्लेस पर जाकर उसको बेच देंगे। तो ये काम करते थे नोमैडिक पीपल। सो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। ये अपने एनिमल्स के साथ, अपने बड़े बड़े जो अपने घोड़े, हाथी, खच्चर जो भी हुआ करते थे उनके साथ बड़े लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर किया करते थे। और कई जो ये रहते थे उनके जैसे उन
से जो प्रोडक्ट्स इनको मिलते थे, मिल्क मिलता था या बाकी के जो पेस्टोरल प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते थे, उससे अपना गुजारा करते थे। और इनके पास कई प्रोडक्ट्स हुआ करते थे जो ये आगे जाके लोगों में मार्केट में बेचते थे, जैसे कि वूल होता था, घी था, ठीक है। और क्या करते थे ये लोग, इनके पास जो भी पेस्टोरल प्रोडक्ट हैं जो इन्हें अपने जानवरों से मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वूल मिल रहा है, घी मिल रहा है, दूध मिल रहा है, ये सभी चीज़ें ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट को जाकर, मतलब जो सोसाइटी है जहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट रह रहे हैं, उनको बेचते थे। और उनको बदले में खुद क्या ले लेते थे, ग्रेन्स लेते थे, क्लोथ्स लेते थे, यूटेंसिल्स लेते थे और बाकी के प्रोडक्ट्स वगैरह। मतलब इस तरह से इनका जो काम था चलता था, इस तरह से ये लोग काम करते थे। देखिए फिगर 2 में आपने देखा जैसे कि ये भील जनजाति है और ये नाइट के समय हिरन का शिकार कर रहे हैं। फिगर 3 में अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। यहाँ पर ये मोबाइल ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं कि कैसे ये जो मोबाइल ट्रेडर्स हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, ये कैसे आउटसाइड वर्ल्ड से इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं। हेयर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड ऑन द बैक ऑफ कैमल्स। आप देख रहे होंगे कैसे ये जो नट्स हैं ये कैरी किए जा रहे हैं और ये अब कैमल की बैक पर जो है कैरी किए जाएंगे। Central Asian traders brought such goods to India and the Banjaras and other traders carried these to local markets। देखिए जो बंजारे होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बंजारों के बारे में। तो जो बंजारे थे वो क्या करते थे, बंजारे वही हैं जो नोमैडिक लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ये लोग सेंट्रल एशियन लोगों से, सेंट्रल एशिया से जो लोग आया करते थे, मतलब बाहर से जो लोग आते थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से जो आते थे, जो लोग हमारे इंडिया में, बंजारे उनसे सामान खरीदते थे और उस सामान को लोकल मार्केट में ले जाकर बेचा करते थे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है पिक्चर में दिखाई जा रही है। यही बंजारों के बारे में, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो नोमैडिक पीपल दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। ये लोग क्या करते थे कि चीज़ों को खरीदते थे, एक जगह से खरीदते थे और दूसरी जगह ले जाकर बेचते थे और उस चीज़ को अपने एनिमल्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया करते थे। बंजाराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, ठीक है। जो बंजारे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं ट्रेडर नोमैड्स। आपने बंजारों के बारे में कई गाने भी सुने होंगे, हम बंजारों की बात मत पूछो जी एंड ऑल। मतलब कई बंजारे जो हैं फिल्मों में भी काफ़ी दिखाए गए हैं कि वो कैसे अपना कारवां लेकर चलते हैं। देखिए देयर कारवां वॉज कॉल्ड टंडा। जो इनका कारवां होता है, जैसे कि कारवां क्या होता है, एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल जो मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उसको कारवां कहा जाएगा, तो उसको टंडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। अलाउद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, उसने बंजारों का यूज़ किया था, वो अब बंजारों का यूज़ करता था। और जो ग्रेन वगैरह हुआ करती थी, जो ग्रेन, देखिए एक जो अब जैसे कोई एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पर ग्रेन जो है प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोड्यूसर है, अब इसको सिटी मार्केट तक लेकर आना है, ठीक है, लोकल मार्केट्स तक लेकर आना है। तो ये काम बंजारों से करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold in towns। जो जहांगीर है उसने कई मेमोइर्स में अपने लिखा है, बंजारों के बारे में भी बताया है कि जो बंजारे थे वो अपने बुलेक्स के ऊपर, अपनी बैलगाड़ियों के ऊपर जो है ग्रेन्स को कैरी कर ले जाते थे, अलग अलग एरियाज में जाकर उनको बेचा करते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। इवन उन लोगों ने मुगल्स आर्मी के लिए भी काम किया है। जैसे मुगल आर्मी अगर वो कहीं एक्सपेडिशंस पर जा रहे हैं, कहीं लंबे एक्सपेडिशंस पर, तो ऑब्वियसली उनको फूड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनका फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है बंजारे ही किया करते थे। विद लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलेक्स कैरिंग ग्रेन, ठीक है, मतलब अराउंड 1 लाख बैलगाड़ियाँ जो होती थी वो भी मतलब उन्होंने ग्रेन्स वगैरह जो हैं वो लेकर गए हैं, ट्रांसपोर्ट किया है उन्होंने मिलिट्री वाले लोगों के लिए, ठीक है। Nomads and itinerant groups. Nomads are wandering people. Many of them are pastoralists who roam from one pasture to another with their flock and herds. ठीक है, जो nomads होते हैं एक तरह से wandering people होते हैं, जो मोस्टली क्या होते हैं, पेस्टरलिस्ट होते हैं, जिनके जानवर जो हैं एक तरह से चरते हैं, ठीक है। सो वो एक जगह से दूसरी जगह पेस्टर लैंड घूमते रहते हैं, अच्छा लैंड देखने के लिए, अपने जानवरों के लिए, उनको चराने के लिए। और इनके अंदर और भी कई ऐसे लोग होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन भी होते हैं, पेडलर्स भी होते हैं। मतलब बंजारे सिर्फ एक तरह के नहीं होते, एक ही काम नहीं करते कि वो अपने जानवरों को ही लेकर घूम रहे हैं। कई बंजारे जो ऐसे होते हैं जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, उनके पास अच्छा खासा क्राफ्ट होता है, वो उसको ले जाकर बेचते हैं। कई बंजारे क्या होते हैं, डांस वगैरह करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, ये तो आपने मूवीज़ में देखा ही होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं ये लोग, क्या इनके अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं और ये प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं अपने उन चीज़ों के थ्रू अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए। सो बंजाराज, अब देखिए ये पीटर मुंडी है, ये एक इंग्लिश ट्रेडर है जो इंडिया में आया था अर्ली 17th सेंचुरी में, और उसने बंजारों को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। देखिए, इन द मॉर्निंग वी मेट अ टंडा ऑफ बंजाराज विद 14,000 ऑक्सन।
मॉर्निंग में उसने देखा कि जो बंजारों का एक तरह से कारवां है विद 14,000 ऑक्सन के साथ जा रहा है, एंड दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। उन सभी के ऊपर व्हीट एंड राइस वगैरह जो ग्रेन्स हैं वो लदी हुई हैं। और दीज बंजारास कैरी देयर हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस अलॉन्ग विद देम। इनके बच्चे बीवी सभी इनके साथ जो है ट्रैवल करते हैं। वन टंडा कंसिस्ट ऑफ मेनी फैमिलीज। एक टंडा मतलब एक कारवां के अंदर बहुत सारी फैमिलीज जो हैं होती हैं। एंड देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूसली ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये जो जानवर वगैरह हैं ये सभी यही उसको ओन करते हैं। एंड दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट, बट मोस्ट कॉमनली दे आर देम सेल्फ मर्चेंट्स। कभी कभी तो जो ये सामान लेकर जा रहे हैं इनको मर्चेंट्स ने हायर किया था, बट मोस्टली जो ये खुद ही मर्चेंट्स हुआ करते थे, इनका खुद का ही सामान हुआ करता था और ये उसको मार्केट में ले जाकर बेचा करते थे। जहाँ से इनको चीज़ें चीपली मिलती थी ये वहाँ से खरीदते थे, और आगे जहाँ इनको महंगा बेचना मिलता था वहाँ पर ये उसको महंगा बेच देते थे, और इस तरह से ये प्रॉफिट्स कमाया करते थे और अपनी लिवलीहुड चलाते थे। ठीक है, तो इसने बस ऐसे ही कुछ इसके बारे में बताया। दे डू नॉट ट्रैवल मोर देन 6 और 7 माइल्स अ डे। ठीक है, 6 से 7 माइल्स अ डे ये इससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे। और कूल वेदर में, क्योंकि इनको अपने जानवरों को भी अनलोड करना होता था, उनको भी घास चारा खिलाना होता था, थोड़ा सा इनफ लैंड देना होता था ताकि वो भी आसानी से अपना लाइफ को वो कर सकें, क्योंकि ऐसा अगर लगातार अपने जानवरों को चलाते रहेंगे तो वो भी मर जाएंगे। तो वो सब चीज़ें उन्होंने अपने इसमें बताई हैं कि किस तरह से जो बंजारे हैं वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे और अपना लिवलीहुड चलाते थे। So many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. कई ऐसी पेस्टोरल ट्राइब्स जो थी वो क्या करते थे, जानवरों को बेचा करते थे, जैसे अपने कैटल्स को, अपने हॉर्सेस को। जो भी अमीर लोग हुआ करते थे वो उसको खरीद लेते थे। सो डिफरेंट कास्ट ऑफ पेडी पेडलर्स ऑल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting and cord sacks. ठीक है, so sometimes mendicants acted as vending merchants. देखिए, अब वो ये क्या कह रहे हैं कि समटाइम्स जो मेंडिकेंट्स हुआ करते थे, एक तरह से भीख मांगने वाले जो लोग हुआ करते थे, वो भी वेंडरिंग मर्चेंट्स के रूप में काम कर लेते थे। उनको जो चीज़ मिला करती थी वो लोग उसे आगे जाकर बेच दिया करते थे। तो दे वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लिवलीहुड. कई ऐसी ट्राइब्स थी जो एंटरटेनर्स थे, जो एंटरटेनमेंट का काम किया करते थे और अलग अलग टाउन्स और विलेजेस में जाकर उसको परफॉर्म करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज. एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड. देखिए, जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आने शुरू हुए, इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई, ठीक है, तो लोगों की जो एक तरह से स्किल्स हैं, नई नई स्किल्स की ज़रूरत पड़ने लगी. स्मॉलर कास्ट और जातीज एमर्ज्ड विद वर्णास. देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि वर्ण सिस्टम बनाया हुआ था ब्राह्मणों ने, जैसे कि ऊपर इन्होंने ब्राह्मणों ने अपने आप को रखा हुआ था, सेकंड नंबर पर क्षत्रियास थे, ठीक है, थर्ड नंबर पर वैश्यास थे, और लास्ट में उन्होंने रखा हुआ था शूद्रास को. ये चीज़ थी, मतलब 4 एक तरह से वर्ण बनाए हुए थे ब्राह्मणों ने. ठीक है, अब क्या होता है कि धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों से क्या होता है, कास्ट निकल कर आने लग जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग द ब्राह्मणास. जैसे कि ब्राह्मणों में भी अलग अलग तरह की कास्ट होने लगी. अब देखिए, सारे ब्राह्मण तो पूजा पाठ नहीं कर सकते थे ना, तो कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो कोई ना कोई काम करने लगे, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन उन्होंने ले लिया. सो ऑन द अदर हैंड, मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति. कई ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स भी ऐसे थे जो इस सोसाइटी में आने लगे और उनको जाति का स्टेटस दे दिया गया. ठीक है, स्पेशलाइज्ड आर्टिसन, जैसे कि देखिए, स्मिथ थे, कारपेंटर्स थे, मैसॉन्स थे, ठीक है, इनको एक सेपरेट जाति दे दी गई ब्राह्मणों के द्वारा. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब जो सोसाइटी धीरे धीरे जो डेवलप हो रही थी, अब वर्ण सिस्टम को छोड़कर लोग जातियों की तरफ जाने लग गए थे. मतलब पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुआ करते थे, अब ब्राह्मणों के अंदर भी अलग अलग जातियां बन गई. ठीक है, मतलब क्या, किस बेस पे जातियां बन रही थी, उनके काम के बेसिस पर. क्षत्रियों में भी अलग अलग जातियां बन गई, वैश्यों में भी अलग अलग जातियां बन गई, और शूद्रों में भी अलग अलग जातियां बन गई उनके काम के बेसिस पर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्षत्रियास के अंदर, अब देखिए, सभी लोग तो योद्धा नहीं बन सकते थे, सभी लोग राजा भी नहीं बन सकते थे, और सभी लोग लड़ाइयाँ नहीं कर सकते थे. तो क्षत्रियास के अंदर कई लोगों ने क्या किया, कुछ अपने स्पेशलाइज्ड वो लोग काम करने लगे. ठीक है, अलग अलग तरह के काम करने लगे, कुछ लोग एग्रीकल्चर का काम करने लगे. इस तरह से जो है जातियाँ निकल कर आई, और वर्ण सिस्टम जो है अब काफ़ी ज़्यादा जो है
एक तरह से ब्लर हो गया, आप अब ये समझ लीजिए। और जाति जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम जो है, अब वो प्रेवलेंट होने लगा। अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारी कास्ट ये है लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हमारी कास्ट ये है हम क्षत्रियज हैं, ये चीज़ है। तो लोगों के अंदर ये चीज़ें जो हैं इन ब्राह्मणों ने ही पैदा की हैं, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत चीज़ है। मतलब जिस चीज़ को लोग आज एकदम आंखें बंद करके मानते हैं कि ये इस जाति से बिलोंग करता है और ये इस जाति का है, ये सभी चीज़ें हमने ही बनाई हैं। अगर हमने बनाई हैं तो हम इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर ये चीज़ 1000-2000 साल पहले बनी है, इट डज़न्ट मीन कि वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती या फिर उसको रोका नहीं जा सकता या उसे बदला नहीं जा सकता। हम इंसानों ने ही बनाई है, इसे भगवान ने आकर नहीं बनाया है। कोई लोग अगर इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते, बट दिस वाज क्रिएटेड बाय ब्राह्मणास। हिंदू धर्म का जो नाश किया है ना, सोसाइटी में जो नाश किया गया है, उसको कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट करके, ये सभी ब्राह्मणों ने किया। क्योंकि एक होता है ना, देखिए जैसे अभी है, अगर 4 लोग हैं, उनमें सभी के सभी एक जैसे नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो चालाक होंगे। अगर आप किसी एक प्लेस पर रहते हैं तो वहाँ पर कोई फैमिली ऐसी होगी जो काफ़ी डोमिनेटिंग होगी, काफ़ी तेज़ होगी, काफ़ी चालाक होगी। अगर उस सोसाइटी में कोई आपको मौका मिल रहा है ना, तो वो फैमिली सबसे पहले उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो चालाक है। एग्जैक्टली सेम चीज़ ये उस समय में हुई। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को उन्होंने क्या किया, ये करना शुरू किया सोसाइटी में, क्योंकि देखा था सोसाइटी कोई सोशल ऑर्डर नहीं था, कोई तरीके से चल नहीं रही थी। चलो हम करते हैं, हम ज्ञान देते हैं राजा को जाके, देखिए राजा हम आपको पूजा करके बताएंगे, आपकी भगवान से आपकी बात करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, और हम क्योंकि हमारे को बहुत ज्ञान है, हम ब्राह्मण हैं। और सोसाइटी ऐसे चलनी चाहिए। अपने हिसाब से अपने मुंह से जो चीज़ बोली वो चीज़ आगे जाकर लोगों के दिमाग में इतने अच्छे तरीके से बसा दी गई, और ऊपर से उसको रूलर जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, तो लोग उसको कभी भी नकार सकते ही नहीं थे। और वो चीज़ आगे भी हमें इस समय में भी, इस ज़माने में भी, अराउंड 2023 में भी हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है कि कैसे उस चीज़ को खींचा गया हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे ही हम जाति के बारे में पढ़ेंगे। 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उय्याकोंडन ओडेयार इन तिरुचिपल्ली तालुका डिस्क्राइब द डेलिब्रेशंस इन अ सभा ऑफ ब्राह्मण। देखिए जो ब्राह्मण है ना, उनकी एक सभा हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर बात किया जा रहा है एक ग्रुप के बारे में, द स्टेटस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप है? रथकार्स, चैरियट मेकर्स, वो लोग जो रथ बनाते हैं। सो दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशंस विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस एंड चैरियट्स, इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स विद images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for the king। देखिए उस समय ना चीज़ें इस तरीके से चल रही थी कि कास्ट सिस्टम नया नया आया था, वर्ण सिस्टम नया नया आया था, ब्राह्मण लेकर आए थे। अब लोगों को दिख रहा था कि सोसाइटी में रहने के लिए ना हमें अच्छा वर्ण में होना ज़रूरी है, हमें अच्छी कास्ट में होना ज़रूरी है। तो उस समय ना लोग होड़ में लगे हुए थे कि यार हमें ना ये कास्ट मिल जाए, हमें ये जाति मिल जाए, इस जाति का स्टेटस मिल जाए, तो हम आसानी से इस सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएंगे। यही चीज़ें उस समय होती थी। लोग अपने हिसाब से ऑक्यूपेशंस को चूज़ कर रहे थे। जो लोग पावरफुल थे, जो लोग थोड़े इन्फ्लुएंशियल थे, ठीक है, वो लोग उस चीज़ को आसानी से कर पा रहे थे, और उन्होंने उस हिसाब से अपने ऑक्यूपेशंस को चुना और उन्हें वो जातियाँ दे दी गई कि ठीक है तुम ये काम करते हो, तुम इस जाति के अधीन आते हो। अब बचे बाकी वो लोग जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे। वो लोगों को पास इतना समय ही नहीं था ये सब चीज़ें सोचने का कि कैसे हम जाति का स्टेटस ले लें, हम क्या चीज़ें करने लग जाएं। उनकी लाइफ जैसे चल रही थी, फाइनेंशियली स्टेटस जैसा था, वो उसी में गुजारा कर रहे थे। वो लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पाए कि ब्राह्मणों के पास जाते कि हाँ भाई हमारे लिए भी एक बड़ा सा अनुष्ठान कर दो, हम तुम्हें लैंड ग्रांट दे देंगे। उनके पास खुद ही लैंड नहीं था, तो वो ब्राह्मणों को क्या लैंड ग्रांट्स देते। तो वो लोग, जो लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पाए, आज उन लोगों को शूद्रास कहा जाता है। ठीक है, आज उन लोगों को नीची कास्ट का कहा जाता है कि तुम लोग इस कास्ट से बिलोंग करते हो। और जो लोग ये चीज़ें कर पाए कि उन्होंने क्या किया, चाहे वो ट्राइब्स के ही क्यों ना हो, कई लोग ऐसे थे, कुछ नहीं, मतलब देखिए कोई कास्ट कहीं भगवान ने तो बना के भेजी नहीं थी। कुछ भी सोसाइटी ऑफ पीपल, कोई भी फैमिली, कोई भी ग्रुप ब्राह्मणों के पास जा रहा है और कह रहा है कि भाई हम ये ऑक्यूपेशन संभाल रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, अब हमें क्षत्रियास बना दो, हमें क्षत्रिय का स्टेटस दे दो सोसाइटी के अंदर। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। उनके पास अच्छा खासा पैसा था, अच्छी ज़मीनें थी, उन्होंने ब्राह्मणों को ज़मीनें दी और ब्राह्मणों से ये काम करवाया, पूजा करवाई, चलो जी हम क्षत्रिय बन गए। और वो चीज़ आज तक आपको लोगों को देखने को मिलेंगी। लोग कहेंगे हम क्षत्रियस हैं। कैसे बने हो क्षत्रियस? किसने बनाया आपको क्षत्रियस? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण तो इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ऐसे ही यहाँ से जाति का जन्म हुआ है। ये बिल्कुल ही बस बेकार है कुछ।
इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। सो अमंग द क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लैंस बिकम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरीज। देखिए कई राजपूत जो क्लैंस हैं क्षत्रियों के अंदर राजपूत क्लैंस कई उभर कर आती हैं 11th और 12th सेंचुरी के आसपास। ये कई अलग अलग लिनिएजेस से बिलोंग करती, जैसे कि कई हूण थे, चालुक्य थे, चंडेलास थे, ये इन अलग अलग लिनिएजेस से बिलोंग करते थे। और कुछ तो ऐसे थे जो पहले ट्राइब्स थे, ट्राइबल पीपल थे, ठीक है। तो अलग अलग क्लैंस से होकर भी ये लोग कैसे राजपूत बने, कैसे इन्होंने अपने आप को राजपूत का स्टेटस दिया, ठीक है। अब कोई ये तो नहीं कहता ना आके कि हम चालुक्य हैं, हम चंडेल हैं, या फिर हम हूण हैं, या फिर हम वो ट्राइबल पीपल हैं जो अब राजपूत बन गए हैं, नहीं। उस समय ये वो लोग थे जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, अच्छा खासा इनके पास पैसा था। अब ये जो है कैसे ये लोग जो हैं क्या बन जाएंगे, राजपूत बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज। हियर अ डेवलप्ड सोसाइटी वाज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। तो एक तरह से जो डेवलप्ड सोसाइटी है वो एमर्ज होने लगी, और जो रूलर्स हैं उन्होंने अपनी वेल्थ का यूज़ करना शुरू किया पावरफुल स्टेट्स बनाने के लिए। तो राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। अब देखिए जिनको आज हम राजपूत कहते हैं, राजपूत क्लैंस जो कई एरियाज़ में पाई जाती हैं, जो मोस्टली राजस्थान वाले एरियाज़ में मिलती हैं आपको, मध्य प्रदेश वाले एरियाज़ में, गुजरात वाले एरियाज़ में, हरियाणा एंड पंजाब, इन एरियाज़ में आपको राजपूत क्लैंस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वो लोग हैं एक तरह से इन्होंने कैसे रूलर्स की पोजीशन ली, ये एक एग्जाम्पल सेट होता है ट्राइबल लोगों के लिए। इनको जो ये स्टेटस मिला है विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मणास मिला है। ब्राह्मणों को पैसे से मतलब था, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं था। वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग, एक होता है ना आंखों में एक इनइक्वलिटी बसी होती है कि जिसके पास पैसा बस हम तो उसकी इज्जत करेंगे, और बाकी के लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनको हम शूद्र का स्टेटस तो दे ही चुके हैं, तुम नीचे हो और तुम नीचे कास्ट के ही रहोगे। तो इस तरह से कास्ट को बांटा गया था। तो मैनी ट्राइब्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। कई ट्राइब्स ऐसी थी। अब देखिए हमारा जो पूरा सब कॉन्टिनेंट था उसके अंदर अलग अलग तरह की ट्राइब्स बसी हुई थी। कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई थी, उनके पास अच्छे खासे संसाधन थे, अपने एग्रीकल्चर करने लग गए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास वेल्थ हो गई थी। तो कई ट्राइब्स फिर वो जो ट्राइब्स जो थी जो पावरफुल बन गई थी उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज, ठीक है। सिर्फ जो अच्छी खासी ट्राइबल लीडिंग फैमिलीज हुआ करती थी ना, वही उन्होंने ही रूलिंग क्लास को ज्वाइन किया, क्योंकि हर ट्राइबल फैमिली नहीं कर सकती थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था। सो अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटीज़। बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी लोअर जातीज, अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटीज़, ठीक है। मोस्टली जो ट्राइब्स थी उन्होंने कास्ट सोसाइटी की लोअर जाति को ही ज्वाइन किया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। जो जिनके पास पैसा था, अब जैसे देखिए आपके पास अगर अभी आपको फॉर्म दे सरकार कि जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतनी बड़ी कास्ट मिल जाएगी, ठीक है, तो लोग भागेंगे कि ठीक है यार अब कास्ट मिल रही है अच्छी। तो अब तो नहीं, अब तो लोगों को नहीं पता, लेकिन उस समय ये चीज़ नई नई आई थी, ठीक है। तो वही चीज़ थी कि उस समय ये चीज़ नई नई थी, जिसके पास पैसा था उसने पैसा दिया ब्राह्मणों को भर भर के, और बन गए रूलिंग क्लास, बन गए क्षत्रियस, बन गए राजपूत। और जिनके पास नहीं था वो लोग क्या बन गए सोसाइटी के अंदर का लोअर जाति, उन्होंने मांगा नहीं स्टेटस, उनको अपने आप मिल गया फ्री फंडे में। सो ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। बट कुछ ट्राइब्स ऐसी भी थी पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की जिन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई जो तुमने तो हिंदुज़म का नाश कर दिया है, हिंदुज़म के अच्छा भला हिंदुज़म चल रहा था, लेकिन उसके अंदर कास्ट सिस्टम ला के तुमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। भगवान की नज़रों में सभी लोग एक होते हैं, लेकिन तुमने तो लोगों को पता नहीं कितने वर्गों में बांट दिया, ठीक है। और ये भी कर दिया कि लो कास्ट के लोग जो हैं भगवान के मंदिर में नहीं आ सकते, लो कास्ट के लोग सभाओं में नहीं आ सकते। तो ये सब चीज़ें जो अनइक्वलिटी जो हिंदुज़म के अंदर ब्राह्मणों ने क्रिएट की, जो आज तक हमारे हिंदू धर्म को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से आज भी हमें काफ़ी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देखने कई हम बाकी के धर्म के लोग इसी चीज़ को हमारी वो करते हैं कि आपके धर्म के अंदर अनइक्वलिटी है, और ये कहीं ना कहीं गलत भी है। और इसका जन्म इतने हज़ारों साल पहले इन ब्राह्मणों ने कर दिया था अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारे इस धर्म को लोग क्या कहेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं था, उन्हें सिर्फ पैसे से, लैंड ग्रांट से फ़र्क था। और इसकी वजह से कास्ट सिस्टम निकला, और
जिन लोगों ने इस्लाम को ज्वाइन किया उन लोगों ने यही कहा कि देखिए इस्लाम के अंदर तो अल्लाह के मतलब सब बच्चे जो हैं इक्वल हैं, लेकिन तुम्हारे के धर्म के अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है, तुम लोगों ने कास्ट सिस्टम नहीं कर दिया है और अनइक्वल सोशल ऑर्डर है। तो इस चीज़ को काफ़ी एरियाज़ में एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उन लोगों ने क्या किया, इस्लाम धर्म को अडॉप्ट किया। तो एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग इस ट्राइबल पीपल। टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। देखिए इस तरह से जो सोशल चेंज हैं ट्राइबल लोगों के अंदर जो आए हैं वो इससे नई नई स्टेट्स निकल कर आई, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट जो हैं पार्ट हैं हमारी हिस्ट्री के जिसको हम पढ़ते हैं। अ क्लोजर लुक, द गोंड्स। द गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कोल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहैबिटेड बाय गोंड्स। देखिए ये गोंडवाना वो वाला गोंडवाना नहीं है, ठीक है, ये एक प्लेस है गोंडवाना जहाँ पर गोंड्स रहा करते थे, उस प्लेस को गोंडवाना कहा गया। दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रीज एंड बुशेस इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बंट। ठीक है, पहले क्या करा जाता है कि एक फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर ट्रीज वगैरह को काट दिया जाता है, झाड़ियों को जला दिया जाता है। द क्रॉप इज सोन इन द एशेज, और जो जो फसल है वो उसी एशेज में उगाई जाती है। एंड व्हेन दिस लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी, दूसरे प्लांट को दूसरे प्लॉट को ऐसे क्लियर किया जाता है, ठीक है, मतलब ज़मीन का नाश, ठीक है। तो इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है कि जैसे एक एरिया है यहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट लग रहा है, उसको काट दिया, अब यहाँ पर फसल उगाई, अब जब जब इस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तब दूसरे एरिया में जाएंगे, फिर वहाँ पर उस पौधों को जला देंगे और फिर यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे, और जब इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो ऐसे हम आगे लैंड्स पर जाएंगे। ये था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। अब जो ये गोंड ट्राइब थी ये भी अलग अलग क्लैंस के अंदर डिवाइड हो रखी थी, और हर क्लैन का अपना एक राजा था जिसको राय भी कहा जाता था। सो अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वाज डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गोंड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ्स। जब दिल्ली सुल्तान की जो पावर है जब डिक्लाइन होने के टाइम पर आई थी, तब जो है कई गोंड किंगडम्स जो हैं डोमिनेट करने लगी स्मॉलर गोंड चीफ्स को। The Akbarnama, a history of Akbar's reign, mentioned the Gond kingdom of Gadha Katanga that had 70,000 villages. अकबरनामा के अंदर जो अकबर का रेन का समय है उसके अंदर बताया गया है कि कैसे जो गोंड किंगडम थी गढ़ा कटंगा की, उसके अंदर 70,000 विलेजेस थे, ठीक है। तो मैं आपको जैसे मैंने बताया, आपको समझ आ रहा है ना कि जैसे गोंड किंगडम अलग अलग क्लैंस में डिवाइडेड है और कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके अंदर से एक गोंड किंगडम है गढ़ा कटंगा की। The administrative system of these kingdoms was become centralized. जो इन किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड था, ठीक है, मतलब एक ही पर्सन उस वहाँ पर पूरी तरह से रूल कर रहा था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़, किंगडम जो है वो अलग अलग गढ़ों में डिवाइडेड थी जिसको, और हर गढ़ को एक पर्टिकुलर गोंड का जो क्लैन था उसे कंट्रोल कर रहा था। और दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, और वो गढ़ भी अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड था, लाइक 84 विलेजेस जिनको 84 कहा गया, और ये 84 भी अलग अलग बरहोट में डिवाइडेड थी। सो द एमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। जैसे जैसे नई स्टेट्स जो हैं आने लगी तो गॉन्ड सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोसाइटी क्लासेस। देखिए जैसे पहले उनकी जो सोसाइटी थी काफ़ी ज़्यादा इक्वल थी, कोई ऐसी इनइक्वलिटी नहीं थी, बट समय के साथ इनकी सोसाइटी के अंदर भी सोशल क्लासेस जो हैं आने लगी और अनइक्वलिटी बढ़ी। क्या हुआ कि जो ये ब्राह्मण थे, जहाँ जहाँ ब्राह्मणों ने पैर रखा है ना वहाँ पर इन्होंने इनइक्वलिटी बनाई है। ब्राह्मण रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। अब ब्राह्मण क्या करते थे, गोंड राजाओं से उन्होंने क्या करा, लैंड ग्रांट्स लिया करते थे और कहते थे कि हम तुम्हारे लिए ये करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, तुम्हें राजपूत बना देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई। जैसे आज आप देखते हैं कई एरियाज़ में जो राजपूत वगैरह हैं, इनमें मोस्टली ये सभी जो लोग हैं, अब इनको राजपूत किसने बनाया है, कोई आसमान से उतर के थोड़ी ना आए राजपूत। तो इनको राजपूत का टाइटल मिला कैसे हम, ये एक इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो एक पर्टिकुलर एरिया में राज कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, कोई कास्ट वास्ट तो थी ही नहीं। तो इन्हें क्या था, इन्हें पता था कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी चलती है अब दुनिया में, हमें अच्छा स्टेटस चाहिए, हम अच्छे पैसे वाले लोग हैं, हम इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हम चीफ हैं। तो इनको भी था कि हमें राजपूत बनना है, ठीक है, इनको था कि हमें राजपूत बनना है।
सो जो अमन दास था गोंड राजा गढ़ा कटंगा का, उसने टाइटल अज्यूम किया था संग्राम शाह का, और उसका जो सन था दलपत, उसने शादी की थी प्रिंसेस दुर्गावती से। ठीक है, वो किसकी बेटी थी? सलबहान की बेटी थी। वो कौन था? एक चंडेल राजपूत राजा था। ठीक है, सो दलपत जो है उसकी काफ़ी जल्दी मृत्यु हो जाती है, और फिर जो उसकी जो वाइफ है रानी दुर्गावती, वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल थी, तो उसने उसका एक बेटा था 5 साल का, उसके बिहाफ पर वो रूल करती है। उसके बेटे का नाम था वीर नारायण, और उसके किंगडम में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन होता है उसके किंगडम का, काफ़ी अच्छी खासी उसकी किंगडम चलती है। 1565 में, ये अगर 1565 की बात करें तो उस टाइम अकबर का समय चल रहा था। तो जो मुगल फोर्सेस होती हैं आसफ खां के अंडर, वो लोग अटैक कर देती हैं गढ़ा कटंगा पर, लेकिन काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दुर्गावती के द्वारा किया जाता है, पर फिर भी वो हार जाती हैं। बट शी प्रेफर टू डाई रेदर देन सरेंडर, और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनका बेटा भी लड़ते लड़ते मर जाता है। सो गढ़ा कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एनिमल्स टू अदर किंगडम्स। गढ़ा कटंगा जो है काफ़ी अच्छी खासी एक रिच स्टेट थी, और इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी जो वेल्थ है वो कमाई हुई थी। और when the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants। और जब मुगल्स ने इनको हराया तो इन्हें काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिला, एलिफेंट्स मिले। ठीक है, एंड दे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण। इन्होंने काफ़ी बड़े एरिया को तो अनेक्स कर लिया, और बाकी जो बचा कुचा एरिया था वो वीर नारायण के अंकल चंद्र शाह को दे दिया एज अ ग्रांट। सो डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़ा कटंगा द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम्स। ये लोग जो हैं फिर भी काफ़ी मतलब मुगलों से लड़ाई होने के बाद भी ये काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर गए। एंड हाउ एवर दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर एंड बुंडेलाज एंड मराठाज, और धीरे धीरे एक तरह से डिक्लाइन ही हो गया इनका। ठीक है, फिर आते हैं अहोम्स। अहोम्स जो वही हमने नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में पढ़ा था, ये अहोम वाला एरिया है जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हमारा। Ohms migrated to the Brahmaputra Valley from present day Myanmar in the 30th century। देखिए ये म्यांमार से आए थे ये लोग हमारे भारत में, एंड दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भूइयांस। और इन्होंने भूइयांस को एक तरह से सप्रेस किया और वहाँ पर अपनी स्टेट बनाई। एंड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे अनेक्स द किंगडम्स ऑफ छोटियाज एंड ऑफ कोच हाजो। ठीक है, ये ट्राइब्स थी, इनके किंगडम्स को भी इन्होंने अनेक्स कर लिया। द अहोम बिल्ट, मतलब एक काफ़ी अच्छी खासी, देखिए जो आप ये एरिया देख रहे हैं ना, इन सभी को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, और काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने अपनी जो स्टेट है वो बनाई। एंड फॉर दिस दे यूज़ फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530s। ठीक है, 1530 के आसपास जो है इन्होंने फायर आर्म्स का भी यूज़ किया, और गन पाउडर वगैरह का भी यूज़ किया। सो हाउएवर द अहोम्स फेस्ड मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट, लेकिन साउथ वेस्ट की तरफ से इन्हें काफ़ी ज़्यादा अटैक्स मिले। ठीक है, अब देखिए ये साउथ वेस्ट कैसे आप देखोगे, अरे यार एक मिनट, साउथ वेस्ट जो वाला एरिया है वो यहाँ से पड़ता है। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट से इनको काफ़ी ज़्यादा अटैक्स देखने को मिले। एंड अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर। जो अहोम स्टेट थी ना वो फोर्स लेबर पर डिपेंड थी। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट आर कॉल्ड पाइक्स। जो लोग स्टेट में, जिन लोगों से ज़बरदस्ती ये फोर्स लेबर का काम करवाया जाता था, इनको पाइक कहा जाता था। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन। ठीक है, सेंसस भी होती थी पॉपुलेशन की। ईच विलेज टू हैड सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन, और हर विलेज को बाय रोटेशन जो है इन पाइक्स को भेजना होता था राजा के पास, किसके लिए? फोर्स लेबर के लिए। So people from heavily populated areas were shifted to less populated places. Ahoms clans were thus broken up. By the first of the 7th century, the administration become quite centralized. और अराउंड 17th सेंचुरी के हाफ के आसपास जो है इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग अ वॉर। ठीक है, मोस्टली सभी जो मेल्स थे जो लोग रह रहे थे अहोम्स के किंगडम के अंडर, उन सभी ने वॉर के अंदर सर्व किया था। एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, और उनसे और भी काफ़ी काम करवाए जाते थे, जैसे पब्लिक वर्क्स हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, इरीगेशन का काम हो रहा है, यहाँ तक कि कल्टीवेशन का काम भी है। ये सब चीज़ें भी हैं, अहोम्स ने इनके नए मेथड जो है इंट्रोड्यूस किए थे। होम सोसाइटी भी जो है डिवाइड थी अलग अलग क्लैंस में, जिनको खेल भी कहा जाता था। एंड देयर वर फ्यू कास्ट ऑफ, कुछ आर्टिसंस की कास्ट थी। सो जो आर्टिसंस थे होम एरियाज़ में,
वो एडजॉइनिंग किंगडम से आए थे। अखेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, जो खेल होता था वो काफ़ी अलग अलग जो सेवरल विलेजेस हैं उस पर उनका कंट्रोल होता था। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी, इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विद द कम्युनिटीज कंसेंट। जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनको विलेज की कम्युनिटी के द्वारा लैंड दिए जाते थे, ठीक है, और उसको किंग भी मना नहीं कर सकता था। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, ये जो अहोम्स थे ये लोग अपने ट्राइबल गॉड्स की ही पूजा किया करते थे। लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी यहाँ पर भी ब्राह्मण्स टपक गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ब्राह्मणों ने अपना इन्फ्लुएंस इनके ऊपर डालना शुरू किया एंड टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। जो टेम्पल्स और जो ब्राह्मण्स थे इनको काफ़ी ज़्यादा लैंड ग्रांट मिलने शुरू हो गए अहोम किंग्स के द्वारा भी। एंड इन द रेन ऑफ सिब सिंह, ये भी एक अहोम राजा था, हिंदुज़म बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुज़म। देखिए इन्होंने भी एक तरह से ट्राइब्स ही थे, लेकिन जब इन्होंने हिंदुज़म को अडॉप्ट किया फिर भी इन्होंने अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स को कम्प्लीटली गिव अप नहीं किया। तो अहोम सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, काफ़ी अच्छे खासे इनके पास स्कॉलर्स थे, उनको भी लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, और थिएटर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इसका इनकरेजमेंट हुआ उस टाइम में। काफ़ी जो वर्क्स हैं वो संस्कृत में लिखे जो गए थे उनको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का भी काम किया गया, ठीक है। हिस्टोरिकल वर्क्स किए गए जिनको बुरंजीज कहा जाता था, और इनको अहोम लैंग्वेज में और असामीज़ लैंग्वेज में भी लिखा गया, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में हमने इन सभी ट्राइब्स के बारे में पढ़ा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। कंक्लूजन, कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल चेंज हमारी सब कॉन्टिनेंट में हमने देखे कि किस तरह से इस टाइम पीरियड में हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे इस सोसाइटी में। वर्ण बेस्ड जो सोसाइटी थी वो कैसे कॉन्स्टेंटली ट्राइबल लोगों से इंटरेक्ट हो रही थी और कितनी ट्राइब्स के ऊपर इसका असर पड़ा। कई ट्राइब्स ऐसी हैं जो ब्राह्मणों के पास आई और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी, और उन्होंने इसको क्या बोला, हमें क्षत्रियाज बना दो, और वो सोसाइटी के अंदर एज अ क्षत्रियाज एज अ राजपूत रहने लगे। तो ऐसे ही मतलब ये कैसे वर्ण सिस्टम जो सोसाइटी थी इन्होंने ट्राइबल पीपल को अफेक्ट किया, एंड दिस इंटरेक्शन कॉस्ट बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज टू अडेप्ट एंड चेंज, और जिसकी वजह से दोनों सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। देयर वर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड्स। कई ट्राइब्स ऐसी थी जो अलग अलग तरह के डाइवर्स लाइवलीहुड्स को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और कैसे हमने देखा कि आगे जो ट्राइब्स थी वो कई आगे जाके कास्ट बेस्ड सोसाइटी के साथ मर्ज हो गई। सो हाउ एवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी को रिजेक्ट किया, ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पर जो ये सोशल ऑर्डर है, सोशल जो एक तरह से इनइक्वलिटी है, ये बहुत ज़्यादा बेकार है, हम इसको अडेप्ट नहीं करेंगे। तो कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया, और कुछ कर ही नहीं पाए। So some tribes established extensive states with well organized system of administration. कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने अच्छी खासी एक्सटेंसिव अपनी स्टेट्स को एस्टैब्लिश किया, अच्छा खासा अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एस्टैब्लिश किया, और इस तरह से वो पॉलिटिकली पावरफुल बन गई, एंड दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर, और इस तरह से फिर उनकी बाकी की बड़ी बड़ी किंगडम्स और एम्पायर्स के साथ कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। ये जो कीवर्ड्स हैं हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, वर्ण सिस्टम, जाति क्या है, टंडा क्या, कारवां था, गढ़ क्या थे, ठीक है, ये सभी चीज़ें। तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियोस में हम बाकी के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।